नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम मसला में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। तो आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे दिन की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। लोकसभा और विधानसभा को देखते हुए उनका कार्यकाल जून 2024 तक तय कर दिया गया। बैठक में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे, जहां हरियाणा में भी होने वाले चुनाव को लेकर भी जोर दिया गया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बढ़ा कार्यकाल, तैयार हुआ रण, बस बाकी है एक साल। 2024 लोकसभा चुनाव की बनी रणनीति, पार्टी के दिग्गजों को रास आई चाणक्य नीति। कार्यकारिणी की बैठक के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी का मिशन 2024 का खाका तैयार हो चुका है। बीजेपी ने बैठक में ऐलान कर दिया है कि जेपी नड्डा और एक साल तक पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहेंगे। ये जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। शाह ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नड्डा को लेकर प्रस्ताव रखा था। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया और समर्थन दिया। अमित शाह ने नड्डा के कार्यकाल में संगठन की सफलताओं को गिनाया और नड्डा पर पूरा विश्वास भी जताया। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि G20 के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। वहीं 9 राज्यों में इस साल होने वाले चुनाव पर भी चर्चा की गई। सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव के नाते जो भी बदलाव हुए हैं उसका भी लेखा जोखा बैठक में रखा गया, जिससे इसे जनता के बीच ले जाया जा सके। एक तो जैसे आगामी वर्ष भर में जो भी चुनाव होने वाले हैं, 9 राज्यों के चुनाव होंगे और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा। इन सब चुनावों में चुनावी राज्यों ने अपनी अपनी तैयारी के लिए जो सारी चर्चा बताई है। इस बार जो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, तो G20 के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वर्ष भर ये चलने वाले हैं। कौन कौन से कार्यक्रम कहाँ कहाँ होंगे उनके बारे में चर्चा हुई और G20 के जो देश आएंगे उन सबको जो भी प्रतिनिधि आएंगे उन सब के सामने हम अपने भारत की कैसी तस्वीर जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में लगभग 200 बैठकें होंगी, 200 कार्यक्रम होंगे। कहने को तो अभी 2024 का रण दूर है, लेकिन पार्टी ने जमीनी स्तर पर तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। कमजोरी को दूर करने का फोकस है, नए अवसर बनाने की कवायद है और फिर सत्ता वापसी पर जोर है। बहरहाल बीजेपी की बैठक में नड्डा का कार्यकाल बढ़ाकर 2024 की बिसात की एक चाल खेल दी गई है, लेकिन अब देखना यह होगा बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की यह चाल 2024 के लिए कितनी कारगर सिद्ध होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वहीं इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित नेहरा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह ढुल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डीपी कौशिक, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डीपी कौशिक जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, तमाम ऐलान जो है कर दिए गए हैं। बीजेपी की बात की जाए तो साफ तौर पर बूथ स्तर पर बीजेपी की तैयारी जो है अब दिखने लगी है। आपका क्या रिएक्शन है, सबसे पहले जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहले जैसे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, उसमें माननीय प्रधानमंत्री और सभी हमारे जितने सीनियर लीडर ने चर्चा की और जो 2024 के चुनावों के बारे में और जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिए हैं, जिस तरह उनको बताया गया है पार्टी नेताओं को, वो उसको लेकर हम लोग बड़े बहुत ही उसमें है कि ताकि हमारी जीत जो पहले 2019 की जीत थी उससे ज्यादा सीटों से हमारी 2024 के चुनाव की जीत होगी। तो चाहे हमारे विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, इसमें सभी को एक आदेश दे दिया जाए कि सभी अपने इलाके में मेहनत करें, सभी धर्म के लोगों से मिले, चाहे जाति हो। ये माननीय प्रधानमंत्री के जो उन्होंने वहाँ पे बोला है उसके हिसाब से हमारी हरियाणा प्रदेश की भी टीम जो हमारी है, सीनियर हमारे नेता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी हुए थे,
सबने विचार विमर्श करके ये हरियाणा में भी आज हमारी अभी जिला स्तरीय मीटिंगें चल रही हैं। हम लोग 2024 के चुनाव के लिए पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं और मुझे लगता है जैसे पिछली बार हमारी जीत थी उससे ज्यादा सीटें जीत कर हम अपनी तीसरी बार की सरकार हरियाणा में बनाएंगे। ये हमारा एक उद्देश्य है। वो जैसे प्रधानमंत्री के आदेश अनुसार अब जैसे नड्डा जी को दोबारा उनको आगे टाइम पीरियड बढ़ाया गया है, वो देखते हैं क्योंकि नड्डा जी के टाइम पे मुझे लगता है बीजेपी सभी राज्यों में जीत के आई है और जो एक आधी स्टेट हमारी रही थी उनमें हमारा वोट परसेंट भी बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए उनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। तो ये एक अच्छा मंत्र है जिससे हमें लगता है कि 2024 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा चुनाव होने वाला है और हम और भारी बहुमत से जीत के तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश और सेंटर में बनने वाली है। ठीक है डीपी कौशिक जी, लौटूंगे आपके पास। रविंद्र सिंह ढुल के तरफ में रुख करूंगी। रविंद्र जी, क्योंकि बीजेपी का बूथ लेवल पर तैयारी जो है वो दिख रहा है और ऐसे में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तैयारी क्या है फिलहाल चुनाव को लेकर? क्योंकि देखिए आने वाले समय में 9 राज्यों में चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसके बाद हरियाणा में भी चुनाव होंगे, तो कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस अपनी जो विजन है जिस तरह की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भाजपा की हो रही है, तो ऐसे कांग्रेस की जो विजन है आपको फरवरी 2023 में दिखेगी जब कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर में होने जा रही है। तो उसके बाद में एक राष्ट्रीय वृहद स्तर पर क्या हमारी योजना होगी, किस प्रकार से हम काम करेंगे, क्या प्रिपरेशन होगी, तब आप सबको यहाँ पे सार्वजनिक तौर पर दिख जाएंगी। जहां तक बात हमारे संगठनात्मक स्तर के ऊपर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। फिलहाल तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के एक बहुत बड़ा एक मोमेंटम चला हुआ है पूरे देश के अंदर। उस मोमेंटम के भी बाद में फिर बहुत सारे छोटे कई प्रकार के कार्यक्रम हैं जो कि बहुत सारे राजनीतिक कार्यक्रम भी होंगे, वो भी बीच में आएंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी आएगा जिसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है सभी घरों के अंदर, भारत के सभी घरों के अंदर जाएंगे, अपनी नीतियों से, पार्टी की नीतियों से जो है भारत की जनता को अवगत कराएंगे और अपने लिए समर्थन की भी बात करेंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें अभी आएंगी। हमारा संगठन भी बनेगा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी चुनी जाएगी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी बनाई जाएगी, बहुत कुछ होगा। तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा फरवरी तक। ठीक है रविंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। अमित नेहरा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपने दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, आपको क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके की रणनीति बनाई है, अगर हरियाणा की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की जिस तरीके की रणनीति सामने आ रही है, क्या असर जो है इसका आने वाले चुनाव में देखा जा सकता है? श्रावणी, देखिए अगर हरियाणा की बात की जाए तो क्षेत्रीय दलों पे भी चर्चा की जानी चाहिए हरियाणा के। अभी तक का जो सबसे मजबूत दल रहा है, हालांकि अब अस्तित्वहीन हो चुकी है इनेलो को मानते हैं हम। तो इनेलो को जो सर्वे थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हालांकि अब इतने सक्रिय नहीं है राजनीति में, लेकिन जब वो अपने चरम पे थे और इनेलो अपने चरम पे थे तो एक बात कहा करते अक्सर अपनी मीटिंग्स में, भाषणों में, कि इनेलो की जो फौज है वो कभी बैरकों में नहीं जाती, यानी चाहे इलेक्शन होने हो या दूर हो वो सक्रिय रहते हैं। तो ये बात राजनीति में बड़ी फिट बैठती है। भाई जो भी राजनीतिक दल है उसके कार्यकर्ता, उसके पार्टी के लीडर अगर सक्रिय रहेंगे तो वो जरूर कुछ ना कुछ ले पाएंगे। फिलहाल क्या है कि अपने देखा पिछले 7-8 साल से पूरे देश में बीजेपी ने लगातार अपनी सक्रियता दिखाई है, बढ़ाई है और अपना जो संगठन है वो ग्रास रूट तक लेके गई है। लेकिन कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, 1885 में बनी थी, तो शिथिलता दिखाई दे रही है इसमें। जो उम्र की थकान है उस तरह का जो संगठनात्मक जो एक होना चाहिए, एक लगातार एक पेस, वो नहीं दिखाई दे रही। हरियाणा में इन्होंने बड़े लेवल पे तो थोड़ा सा फेरबदल कर दिया, नए कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए, उनके नीचे 4 अध्यक्ष और बना दिए, लेकिन कमेटियां अभी तक नहीं गठन हो पाई। अमित जी, अगर सक्रियता की बात करें, कहीं ना कहीं कांग्रेस की सक्रियता जो है वो प्रदेश भर में बढ़ी है। भारत जोड़ो यात्रा की बात कर ली जाए, जनता का समर्थन कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को मिलता गया है और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर 2 बार भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पहुंची थी। और ऐसे में क्या लगता है इसका असर जो है, इसका फायदा जो है कांग्रेस को मिल पाएगा या फिर बीजेपी को इससे कोई चुनौती आने वाले समय में चुनाव में देखा जा सकता है? श्रावणी, हरियाणा में एक कहावत है, जागू से लागू ज्यादा प्रभावी होता है। यानी जो जागरूक होता है, अवेयर होता है, उससे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो
जो लगातार लगे रहता है तो वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा का। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का एक अपना एक लिमिटेशन है भी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष की यात्रा नहीं है, एक कांग्रेस के सांसद की यात्रा है, ठीक है ना, क्योंकि राहुल गांधी के पास कोई पार्टी में बड़ा पद नहीं है इस समय। लेकिन ये है कि अघोषित रूप से वो बड़े नेता जरूर हैं, लेकिन पद में उनके पास कोई इस तरह का इस समय पद नहीं है। बेहतर ये होता कि संगठन पे ज्यादा जोर लगाते, कोई जो मैंने कहा कि जिला स्तर पे कमेटी बनाते, ब्लॉक स्तर पे कमेटी बनाते, ठीक है ना। भाजपा के पास तो इस समय अपना पन्ना प्रवर्तक है, आधा पन्ना प्रवर्तक है, तो उस तरह की चीजें भी होनी चाहिए। फिर निश्चित तौर पे यात्राओं का असर पड़ता है, एक मोबिलाइजेशन बनता है। अगर कांग्रेस लगी रही लगातार इस तरह की यात्राओं में, इस तरह की गतिविधियों में, तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ठीक है अमित जी, लौटोगे आपके पास। डीपी कौशिक जी लगातार हमारे साथ बने हुए। डीपी जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए आज कार्यकारिणी की बैठक हुई और ऐसे में जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति का ट्रेलर जो है वो आज देखने को मिला। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में फिलहाल क्या कुछ बदलाव जो है बीजेपी की तरफ से आने वाले समय में देखा जा सकता है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कई सारे मामले सामने आए थे जहां पर समर्थन कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को भी मिलता हुआ दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी के लिए आने वाले समय में एक चुनौती हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे अभी जिलेवाइज मीटिंगें चल रही हैं, जो भी संगठन में अगर कोई बदलाव होना भी है तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष इस चीज को देख रहे हैं, उनको करना है नहीं करना वो उचित समझते हैं इस बात को। और हमारे जहाँ नीचे लेवल पर भी अब देखिए हमें टारगेट दिया गया है 4 लाख हमारे पन्ना प्रमुख 31 जनवरी तक का टारगेट है, हम लोग उसको पूरा कर लेंगे। जैसे हमारे MP MLA का हमारा बढ़ता हुआ वो चल रहा है, ऐसे ही हम अपने कार्यकर्ताओं में बढ़ने हैं कि कगार पे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष उस पर लेकर आए हुए हैं और बड़े मतलब धैर्य से बड़े उससे हरियाणा के अंदर जैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लगता है 2024 की तैयारी अपने आप में हम लोगों ने पहले 6 महीने पहले तैयारी कर दी। और जहाँ आप भारत यात्रा की बात करें, भारत यात्रा की बात हमें इससे देखिए ना तो हमारा चैलेंज किसी से है। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों के भारतीय हमारे हरियाणा के लोगों से जुड़ी हुई है। जो हरियाणा के लोग हैं उनसे हमारा सीधा संपर्क है। हमें किसी से ना कांग्रेस से लेना ना हमें अदर के क्षेत्रीय दलों किसी से कुछ लेना, हमारा सीधा कंपटीशन हमारी जनता है। जनता हमें अच्छा आशीर्वाद दे रही है, पहले भी दिया, आगे भी देगी। तो हमारी तैयारी मुझे लगता है कि हम लोगों ने पूरी अपने पहले से जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं ऊपर भी उनका काफी वो रहा है और अभी भी अनुभव बहुत है। हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर, मैं हरियाणा की बात ना करूँ तो सबसे मजबूत प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के अंदर जिन्होंने संगठन का इतना मजबूत ढांचा तैयार किया है, जो कि आने वाले 2024 में आपको दिखाई देगा। एक बहुत ही भारी बहुमत से हमारी जीत निश्चित है और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। ठीक है डीपी कौशिक जी, लौटूंगे आपके पास। रविंद्र जी, डीपी कौशिक जी का कहना है कि बीजेपी को जनता का आशीर्वाद है, क्या आप भी इस पर एग्री करते हैं? और इसके साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस बूथ स्तर पर कितना मजबूत है, क्योंकि लगातार सरकार द्वारा भी ये सवाल उठाए गए हैं कि संगठन जो है कांग्रेस में मजबूत नहीं है। चलिए रविंद्र जी के पास लौटूंगी। अमित नेहरा जी राजनीतिक विश्लेषक है। अमित जी, क्योंकि आज देखिए कार्यकारिणी की बैठक हुई और बीजेपी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया कि जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है अब फिलहाल बढ़ा दिया जाएगा। अब आने वाले समय में करीब 9 राज्यों में चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा में भी चुनाव है। अगर बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो क्या कुछ रणनीति रही है और ये जो स्ट्रेटेजी है जेपी नड्डा के कार्यकाल बढ़ाने को लेकर, इसको भी कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए? देखिए श्रावणी, पहली बात तो ये है कि एक बात निश्चित है इस कार्यकाल से कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं वो नड्डा जी की अध्यक्षता में होंगे। दूसरी बात ये है, हरियाणा के जो चुनाव हैं तो उस समय तक इनका कार्यकाल फिलहाल नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि वो अक्टूबर में होने हैं 2024 में। तो देखते हैं वो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा इनका कार्यकाल। तीसरी बात ये है भाई, बीजेपी बार बार जो
कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद का चुनाव था उस पे चुटकियां लेती थी और मजाक करती थी, भाई इस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, उसमें वादे नाराज हैं, फलां नाराज हैं। लेकिन अपने उन्होंने क्या किया, सिर्फ कार्यकारिणी से ही तो बढ़वा लिया। तो ये तो कांग्रेस भी कर सकती थी। तो जब लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र की बात आती है तो एक दूसरी पार्टी के ऊपर कटाक्ष नहीं करने चाहिए। ठीक है, उनका संगठन है भाई, चाहे वो 3 साल बढ़ा ले, 5 साल बढ़ा ले, उसका अधिकार, विशेष अधिकार है किसी भी पार्टी विशेष का। लेकिन इस तरह की टिप्पणियों से बचा जाना चाहिए था। एक सबसे बड़ी बात ये है भाई, हाल फिलहाल में 2 इलेक्शन हुए हैं प्रदेशों में, विधानसभा चुनाव में, गुजरात में और हिमाचल में जी। भाई बीजेपी के लिए एक राहत की बात यह है कि गुजरात में इन्होंने थंपिंग मेजोरिटी प्राप्त की है, बहुत बड़ा एक बहुमत मिला इनको। लेकिन इनके लिए पीड़ा की बात यह है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो गृह राज्य है हिमाचल, वहां बीजेपी हार गई। तो ये भी एक मंथन का विषय होना चाहिए बीजेपी के लिए कि आखिरकार खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके गृह राज्य में बीजेपी क्यों हारी। अब बात आती है हरियाणा की। भाई ठीक है, हरियाणा में अभी इलेक्शन दूर हैं, लेकिन देखिए तैयारियां तो अभी से शुरू हो रखी है बीजेपी की। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा एक तो बात की बात है, लेकिन बीजेपी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है फिलहाल। ठीक है अमित जी, लौटूंगे आपके पास। रविंद्र सिंह ढुल जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए अमित जी को भी हमने सुना जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। इसके पहले डीपी कौशिक जी ने कहा कि बीजेपी को जनता का आशीर्वाद है, और इसके साथ ही लगातार सरकार की तरफ से कांग्रेस पर ये आरोप भी लगाया जाता है। इसके साथ ही ये कहा जाता है कि कांग्रेस का संगठन जो है वो मजबूत नहीं है। आपका क्या कहना है इस पर? बहुत अलग अलग स्तर के ऊपर बहुत सारे काम चल रहे हैं इस समय पर, और संगठन बनाने की भी कार्रवाई चल रही है। पूरी कार्यकारिणी बनाई जाएगी, हर चीज आपके सामने होगी। जहां तक बात इसकी है तो कांग्रेस की मजबूती को लेकर के मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रश्न उठाया जाना चाहिए आज के दिन में हरियाणा के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार का यहाँ पर कांग्रेस को समर्थन मिला भारत जोड़ो यात्रा में, मैं कहता हूँ कि विधानसभा चुनाव के अंदर भी एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। तो 10 साल तो कांग्रेस भी सरकार बना करके गई थी, तो 10 साल पूरे तो भाजपा के भी नहीं हुए। तो ये कहना कि भी भाजपा इनडिफिटेबल हो गई है तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। कांग्रेस ने हरा ही दिया था, 19,000 वोट का तो टोटल फर्क रहा था। 19,000 वोट अगर कांग्रेस के पास में एक्स्ट्रा होते तो आज के दिन में भाजपा की सरकार नहीं होती इस प्रदेश के अंदर। और भाजपा को तो जनता ने वैसे ही ठुकरा दिया था, यहाँ पर तो जेजेपी आकर के इनको सरकार बनवाने का काम किया। तो यहाँ पर ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि 2024 के अंदर जो है आज हरियाणा की जनता पूरी तरह से परिवर्तन के उस पर कगार पर खड़ी है। निश्चित तौर पर परिवर्तन होने जा रहा है और हम इस चीज के लिए काम करेंगे। हम हर संभव कार्य करेंगे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस की नीतियां जन जन तक पहुंचाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए। ठीक है, जन विरोधी सरकार को सत्ता से बाहर करना है डीपी कौशिक जी। रविंदर जी ने कहा कि जन विरोधी सत्ता को बाहर करना है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कहने सत्ता से तो भाई बीजेपी जाने वाली नहीं। हरियाणा प्रदेश के लोगों में देखना है, जिस तरह ये कह रहे थे कि पिछली बार हमारे साथ ऐसे हुआ, तो ये तो उदय साहब के साथ भी देखे। रविंदर जी, आप तो पहले दूसरी पार्टी में होते थे, उनको भी पहले कितनी सीटें थी, बाद में 40 पे रह गए थे, उन्हें भी जोड़ तोड़ की सरकारें बनाई थी। और हमारे तो हमने तो मांगी नहीं सीटें, हमारा तो खुद समर्थन किया माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने। तो सरकार का ये तो नहीं कि किसी कहने सरकार चली जाती है, तो जनता को देखना है, हमें पता है। ठीक है डीपी कौशिक जी, लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए, देखिए हरियाणा चुनाव में भले ही समय बाकी हो, लेकिन मुद्दों की बात की जाए तो अक्सर देखा गया बीजेपी जो है बूथ लेवल पर चुनाव लड़ती है। इस साल इस चुनाव में जो है अगर मुद्दे की बात की जाए, किन किन मुद्दों पर इस बार बीजेपी जो है हरियाणा में चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारे जहां तक मुद्दे की बात है, मुद्दे विपक्ष के लिए हो सकते हैं, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हमने प्रदेश की जनता को जो मूलभूत सुविधाएं दी हैं, जो हमने कार्यशैली माननीय मुख्यमंत्री की दी रही है, चाहे किसी भी उसमें देख लीजिए, उससे सभी लोग खुश हैं। और उसी को देखते हुए हरियाणा प्रदेश के लोग दोबारा के तीसरी बार से माननीय भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनने का काम करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है, लोगों को समान रूप से विकास करवाया है, हर जगह जाकर आप किसी गाँव में जाकर पूछ लीजिए, ये नहीं होता कि पहले होता था कोई मुख्यमंत्री आता था अपने एरिया में काम करते थे वो लोग, तो वो आपस में पार्टी टूट पड़ जाती थी। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल समान रूप से विकास करवाया हम लोगों ने। जिस टाइम नौकरियों की बात देखिए, बिल्कुल
कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार नौकरी बंधन नहीं रहा। तो ये माननीय मुख्यमंत्री की सोच है और इस वजह से हम लोग कह रहे हैं कि मुद्दे हम लोगों ने नहीं छोड़े यहाँ पे हरियाणा के अंदर। ठीक है डीपी कौशिक जी। रविंद्र जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए तमाम बातें विकास की बात कर रहे हैं डीपी कौशिक जी, क्योंकि विपक्ष द्वारा लगातार बेरोजगारी को लेकर मुद्दा बनाया गया है। क्या आपका इस पर क्या तर्क है, आप क्या कहना चाहते हैं? विकास के तो दावे जो हैं वो पूरी तरह से भ्रामक हैं। कितनी घोषणाएं करी हैं, कितनी घोषणाएं इन्होंने पूरी की हैं, बता दें कितने की यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई है, कितने की यहाँ पे कॉलेज बनाए हैं, कितने इन्होंने मेडिकल कॉलेज एक्चुअल में बनाने का काम किया है। विकास की जो बातें करते हैं वो केवल हवाबाजी है, केवल कर्ज लेके घी पीने के लिए विकास के दावे किए जाते हैं ताकि हरियाणा के लिए और कर्ज लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है अपने इधर उधर के कार्यक्रमों में लगाती रही, जिन कार्यक्रमों से विकास का कोई लेना देना नहीं होता। हजार करोड़ रुपए तो ऐसे ऐसे कार्यक्रमों के अंदर ये जो है सालों में खराब करते हैं जिनका विकास से कोई मतलब ही किसी प्रकार का सरोकार नहीं होता। ये भी एक सच्चाई है। ये आपने पर्सनल और वीआईपी विजिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो विकास का भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। बता सकते हैं विकास के पैमाने के अंदर इन्होंने कौन कौन से नए कार्य करने का काम किया है, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेज बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितने अस्पताल बनाने का काम किया। नए, वो नहीं, पुराने नहीं, रेनोवेशन नहीं, रेनोवेशन इज अ रूटीन जॉब। नए कितने बनाए इन्होंने? तो घोषणा की थी कितने मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल हो गए, पिछली बार भी घोषणा थी, इस बार भी मैं घोषणा। तो विकास की तो ये बात ना ही करे तो बेहतर है। ठीक है रविंद्र जी, लौटूंगे आपके पास। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बैठक के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नड्डा जी को जो एक एक्सटेंशन मिली है 2024 तक की, चुनाव के बाद तक की, उसके लिए उनको बधाई देता हूं। वो बहुत ही अनुभवी जो है नेता हैं, संगठन की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से। हिमाचल में भी मंत्री रहे और यहाँ केंद्र में भी मंत्री रहे हैं और संगठन के भी भिन्न भिन्न दायित्वों का, चाहे वो युवा मोर्चा अध्यक्ष के नाते उन्होंने निभाया हो, कभी देश के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते निभाया, और अभी अध्यक्ष की भी जो पारी उनकी बहुत शानदार गई है। ठीक है, तो तमाम गैर सांसद लगातार जुड़े हुए हैं। अमित नेहरा जी लगातार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी आपका रुख करूंगी। देखिए दोनों पार्टियों के तर्क आपने सुने और देखे, दोनों का ये कहना है कि जनता का समर्थन जो है मिल रहा है, लेकिन अगर जनता के मूड को भांपने की कोशिश की जाए तो क्या लगता है कि जनता का झुकाव जो है किस तरफ है? झुकाव तो निश्चित तौर पे उस तरफ होगा जो जनता को ज्यादा बहका सकेगा, ठीक है ना भाई। वो तो देखना पड़ेगा कौन सी पार्टी कितना बहका सकती है, क्योंकि जो आपने एक बात कही विकास की, तो विकास, ये बात सही है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए विकास कोई मुद्दा नहीं होता, क्योंकि उतना वो कर नहीं पाते जितना उन्होंने वादे किए होते हैं। हाँ, लेकिन विपक्ष है उसके लिए विकास मुद्दा जरूर हो सकता है, क्योंकि विकास के नाम पे वोट उसको मिल जाते हैं, भाई हम आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन आने के बाद वो कितना करते हैं, क्या वो सफल हो पाते हैं, तो उस पर वो ध्यान देते ही नहीं। अब वो करते ही नहीं, उस पर चर्चा करने ही नहीं चाहते वो, ठीक है ना, कि आपने क्या किया है। एक मुद्दा दल बदलू का भी रहता है हरियाणा में, तो इलेक्शन से जस्ट पहले है ना, बहुत सारे नेता दल बदल लेते हैं, तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। ये एक पार्टी की चिंता नहीं है, सभी पार्टियों की चिंता है जी। तो बिल्कुल अमित जी, फाइनल कमेंट आपसे जानना चाहूंगी। देखिए 2024 में हरियाणा चुनाव भी है और ऐसे में अगर ताकत की बात की जाए तो क्या लगता है कि क्योंकि तमाम जो पार्टियां, कांग्रेस की बात कर ली जाए, बीजेपी की बात कर ली जाए, एनएलओ की बात कर ली जाए, तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है, अगर राजनीतिक विश्लेषक के हिसाब से अगर सोचा जाए तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में कौन सी पार्टी जो है पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते कि कोई पार्टी दमखम से उतरेगी। भाई हर पार्टी का जो लक्ष्य होता है सत्ता प्राप्ति होता है। भाई सभी पार्टियां, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तो पूरा दमखम तो लगाएंगी। भाई हाँ, ये अलग बात हो सकती है कि उनमें खेमे हो सकते हैं, आपस में खींचतान हो सकती है, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हर पार्टी पूरा जितना उन पे जोर है वो लगाएगी। ठीक है, डीपी कौशिक जी आपका रुख करूंगी। रविंद्र जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि देखिए 2024 में अब चुनाव है, कहीं ना कहीं समय बाकी है, लेकिन बहुत कम समय बाकी नहीं है। बूथ स्तर पर बात की जाए तो कांग्रेस कितनी मजबूत है?
देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत होकर के सामने है, आज के दिन में भी, पहले भी। हरियाणा के हर क्षेत्र के अंदर, लगभग हर जिले के अंदर कांग्रेस ने सीट जीतने का काम किया था पिछले चुनाव के दौरान भी, और अब की बार भी कांग्रेस उससे ज्यादा मजबूती के साथ में, उससे बेहतर रणनीति के साथ में, उससे बेहतर लीडरशिप के साथ में जो है सरकार जो है इलेक्शन में कूदने जा रही है। और हम पहले से पूरी तरह से तैयार है। मैंने आपको जैसा बताया कि हमारी जो सारी की सारी जो एक रणनीतिक जिस प्रकार की एक सार्वजनिक घोषणाएं होती हैं, तो मेरे हिसाब से आपको फरवरी 2023 में हर प्रकार की चीज आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर एक पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कांग्रेस किस प्रकार से अगले चुनाव के अंदर उतरने जा रही है, उसकी रणनीति आपके सामने रखी जाएगी। ठीक है डीपी कौशिक जी, आपसे फाइनल कमेंट जानना चाहूंगी, बीजेपी कितनी तैयार है 2024 के लिए? कहा बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, इसमें कोई मतलब कतई बर्दाश्त की हुई नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। हरियाणा के अंदर माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इतना संगठन में काम किया है, इतने जबरदस्त संगठन बनाया है, और ये मुझे लगता है कि मेरे साथी प्रवक्ता भी बता देंगे कि विपक्षों ने भी मजबूती का इन्होंने बता दी। हाँ भाई, हरियाणा के विपक्ष बहुत बढ़िया माननीय प्रकाश धनखड़ जी ने उसमें बनाया है। तो हमारी पूरी तरह से तैयारी है। हरियाणा के अंदर हमारी सरकार तीसरी बार बनेगी, आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, देखिएगा। ठीक है डीपी कौशिक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित नेहरा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टियों की तरफ से, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, बीजेपी की बात कर लीजिए या फिर इनेलो की, तमाम पार्टियों की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से है, लेकिन अंत में फैसला जनता का होगा और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता का समर्थन किस पार्टी को मिलता है। फिलहाल मसला में मेरे साथ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।